हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2010 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट को एक्सप्लेन किया है। उस पार्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 30 तक को देखा था और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 60 तक को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्वेश्चन 31 को देखें तो हमारा क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द characteristics of perfect competition is not applicable to monopolistic competition. इन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है परफेक्ट कंपटीशन का, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो दोनों में जो होता है मोर बायर्स एंड मोर सेलर्स रहते हैं, मोर सेलर्स, ठीक है। और दोनों में ही फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। लेकिन यदि हम यदि हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो डिफरेंस कहाँ पे होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है सेलिंग कॉस्ट का हम देखते हैं, सेलिंग कॉस्ट को। दूसरा चीज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अब वहीं पे यदि हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें, परफेक्ट कंपटीशन का, तो उसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की। तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। दूसरा ये चीजें जो प्राइस होती है परफेक्ट कंपटीशन का, वो ऑलरेडी गिवन होती है। वो प्राइस जो गिवन करता है इंडस्ट्री के द्वारा जो है, वो प्राइस जो होती है ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है मोर बायर एंड सेलर, ये भी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये भी है। लेकिन यदि हम बात करें यूनिफॉर्म प्रोडक्शन की, तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन जो है वो मोनोपोलिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स ना होकर के ये परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। तो यहाँ पे है, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि जो प्रोडक्शन फंक्शन है यदि वो फर्स्ट डिग्री ऑफ होमोजेनियस है तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, एंड सेकंड है रिटर्न टू आर कांस्टेंट, एंड थर्ड है इनपुट मस्ट बी यूज इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, एंड फोर है द फर्स्ट फर्म्स कैन नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो वहां पे क्या है, y इज इक्वल टू ए लेबर की पावर अल्फा एंड कैपिटल की पावर बीटा। तो ये यहाँ पे क्या है, y जो है यहाँ पे ये टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट कह लें, टोटल प्रोडक्शन। ये जो है ये यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करता है, टोटल प्रोडक्टिविटी कि लेबर एंड कैपिटल को लेके कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितने फ्रैक्शन में। ये जो है लेबर, एल जो है ये लेबर इनपुट है, लेबर इनपुट, एंड के जो है यहाँ पे कैपिटल इनपुट है, कैपिटल इनपुट। और अल्फा बीटा आपको पता ही है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट को शो करता है, प्रोपोर्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फर्स्ट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं। तो यदि जितने प्रोपोर्शन में हम लेबर एंड कैपिटल के इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है, यदि हम किस प्रोपोर्शन में लेते हैं, मान लीजिए कि हम 5 प्रोपोर्शन में यदि लेबर एंड कैपिटल का लेते हैं, तो यहाँ पे यदि हो जाएगा ए के पावर अल्फा और यहाँ पे 0.5 एंड के पावर 0.5,
और यहाँ पे यदि हम लेबर एंड कैपिटल का सेम प्रोपोर्शन का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो हमारा आउटपुट है यदि वो भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, जो आउटपुट है हमारा आउटपुट वो भी यदि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है जिस प्रोपोर्शन में हम लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और ये जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ये एक तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ होमोजेनिटी को इंडिकेट करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम एक चीज और देखें, जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो उस वहां पे क्या होता है कि लेबर एंड कैपिटल के जो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ले रहे हैं हम, उससे ज्यादा यदि यदि हमारा आउटपुट यदि ग्रेटर देन होता है जो लेबर एंड कैपिटल के प्रोपोर्शन से, तो वहां पे जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है, और यदि हम थर्ड की बात करें, यदि हम लेबर एंड कैपिटल का जो प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो यदि ज्यादा है हमारे आउटपुट से, आउटपुट इन द सेंस कि आउटपुट जो हो रहा है, जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उससे कम हो रहा है हमारा आउटपुट, और लेबर एंड कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है प्रोपोर्शन का वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इंडिकेट करेगा प्रोडक्शन फंक्शन वो डिमिनिशिंग रिटर्न को इंडिकेट करेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न रिटर्न टू स्केल। ठीक है, होप कि आपको ये जो हमने बताया यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि मे बी कि नेक्स्ट कभी एग्जाम में पूछ दें। तो यहाँ पे 32 का जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहा है, होमोजेनियस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा, रिटर्न टू स्केल आर कांस्टेंट, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में वो कैपिटल एंड लेबर का यूज कर रहा है प्रोपोर्शन, उसी सेम प्रोपोर्शन में जो आउटपुट यदि इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मिडल ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है यदि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। यदि हम यहाँ पे लेते हैं ये वाई एक्सिस और यहाँ पे हम लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और ये मिडिल ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा मिडिल होगा, और एक ने यहाँ पे हम कोई नाम देते हैं, जैसे कि सी दे दें, डी दे दें और ई दे देते हैं हम। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है हर प्रोपोर्शन पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होता है ये इनफाइनाइट होता है, और इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे यदि हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो ग्रेटर देन है। यदि हम मिडिल पॉइंट डी पे करें तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व क्या होती है, 1 होती है, और ई पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मिडिल ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के मिडिल पे है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व क्या है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप याद रखिएगा, मे भी कभी पूछ दे कि जो हॉरिजेंटल एक्सेस पे जो रहता है उस वहां पे डिमांड कर्व क्या है, या वर्टिकल पे डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, अ फर्म्स विल प्रोड्यूस व्हेन। एक फर्म्स जो है वो अपना प्रोडक्शन कब करना चाहेगा, कोई भी फर्म्स है यदि वो प्रोडक्शन तब करना चाहेगी जहां पे उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट उसकी बराबर होगी उसके मार्जिनल रेवेन्यू से। इसका मतलब ये है कि वो यदि 1 यूनिट ऑफ कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उस पे जितनी उसकी लागत लग रही है वो, और उसकी जो उस गुड्स के प्रोड्यूस करने के बाद से वो सेल करता है, वहां से जितनी वो 1 यूनिट वो परचेज बेच रहा है, वहां पे जितना रिटर्न मिल रहा है, यदि वो बराबर है तो क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वहां पे प्रोडक्शन करना उसके लिए अच्छा रहेगा, और वहां से वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। तो कोई भी फॉर्म्स क्या है, यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है
वो करेक्ट होगा। और फॉर्म्स विल बी प्रोड्यूसेस व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके बराबर है? तो आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब हम यदि ऑप्शन को देखें, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ही फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एंड प्लस मार्जिनल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट प्लस जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो वेरिएबल चेंजेस को दिखाता है। और यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं होगा, एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये भी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी नहीं होगा। तो जो टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ही आ जाएगा एवरेज कॉस्ट एंड जैसे मार्जिनल कॉस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। तो 36 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमराइजिंग ग्रोथ इज गिवन बाय, जो इमराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो इमराइजिंग ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जगदीश भगवती ने, जगदीश भगवती ने 1958 में जो उनकी बुक थी इमराइजिंग ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल नोट्स में उन्होंने दिया था इमराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद से सैमुअल्सन्स वगैरह ने इसे आगे एड ऑन किया, उसके बारे में और कुछ बताया। यदि हम इमराइजिंग ग्रोथ की बात करें तो जगदीश भगवती के अकॉर्डिंग जो इमराइजिंग ग्रोथ वो होता था, जिस कंट्री की जो ग्रोथ है वो ओनली इसलिए हुई है क्योंकि वहां पे एक्सपोर्टिंग गुड्स ज्यादा हैं। इट मीन्स कि जो जो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ करती हैं, तो उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की वजह से उस कंट्री की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो वर्सन हो जाती हैं। इट मीन्स कि वो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल नहीं रह जाती हैं। उस कंट्री की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो इंक्रीज करती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द सेंस कि वहाँ की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही बढ़ता है, लेकिन जो इंपोर्ट का प्रोपोर्शन होता है जब ग्रोथ होने के बाद वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को उन्होंने इमराइजिंग ग्रोथ का नाम दिया था जगदीश भगवती ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन द फुल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी, यदि जो डिमांड है किसी कमोडिटी का वो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो वहां पे जो टैक्स का बर्डन होगा वो किस पे जाएगा, कौन बियर करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ऑन द सेलर, सेकेंड है ऑन द बायर, एंड थर्ड है इक्वल ऑन बोथ एंड बायर एंड सेलर, एंड फोर्थ है लेस ऑन ए बायर एंड मोर ऑन ए सेलर। तो यदि यहाँ पे हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक है इन द सेंस कि यदि प्राइस जो है टैक्स के लगने पे, यदि यहाँ पे हम टैक्स को ऐड करते हैं, टैक्स के लगने पे यदि प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, टैक्स के लगने पे ओवरऑल, तो जो डिमांड है इस गुड्स का, जो डिमांड है उस गुड का वो क्या है? वो कांस्टेंट है। जो डिमांड है वो कांस्टेंट है यदि प्राइस इंक्रीज भी हो रही है, क्योंकि इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसमें प्राइस के चेंज होने पे उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जो इफेक्ट नहीं हो रहा है डिमांड पे, इट मीन्स कि जो बर्डन है जो टैक्स का, यदि प्राइस के फॉर्म में जो बर्डन टैक्स का जो बियर करेगा वो बायर करेगा। डिमांड ऑलरेडी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो जो बर्डन होगा टैक्स का वो बायर करेगा, ना कि सेलर करेगा। ठीक है, अब यहीं पे यदि परफेक्टली इलास्टिक होता, परफेक्टली इलास्टिक, जैसे ही प्राइस चेंज होती है जब टैक्स के बढ़ने पे, तो जो डिमांड होता तुरंत, यदि प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड क्या होता? वो डिक्रीज कर जाता। इट मीन्स कि जो बायर है वो उस गुड्स को परचेज करना कम कर देता। तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है, बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो सेलर पे करता, ना कि बायर पे करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज दो क्लियर हुआ कि जब इनइलास्टिक
डिमांड रहेगी तो जो टोटल बर्डन होगा वो बायर पे करेगा। जब इलास्टिक डिमांड रहेगी किसी गुड्स का तो जो बर्डन होगा वो सेलर पे करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा, ऑन ए बायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 38। तो हमारा 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक्स। इसमें से कौन से सेंट्रल बैंक के फंक्शन नहीं है। तो हम यदि सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करें तो वो क्या करता है। पहला तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। कंट्रोल करता है, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के जो वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि बैंक रेट हुआ, बैंक रेट, एसएलआर है, एसएलआर, और और भी डिफरेंट जो इसके टूल्स है उसका वो यूज करता है। दूसरा ये मैनेजमेंट मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई। और इसका जो थर्ड है फंक्शंस, ये रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा ये क्रेडिट कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे है क्रेडिट क्रिएशन। जो क्रेडिट क्रिएशन वाला जो काम है ये सेंट्रल बैंक ना करके कॉमर्शियल बैंक करता है। कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से जो क्रेडिट जो है वो आगे इन्वेस्ट होता है, देन इकोनॉमी में वो सर्कुलर फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन है वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि यहाँ पे नॉट फंक्शन पूछा है कि जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फिशर्स इक्वेशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी। जो फिशर का इक्वेशन है वो रिलेशनशिप शो करता है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस, एंड सेकंड है ओनली डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस, एंड थर्ड है इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस, एंड फोर्थ है ओनली इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस। तो आपको यदि फिशर का इक्वेशन याद है, mv इज इक्वल टू pt। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, m जो इंडिकेट करता है ये मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई, एंड v जो है ये वेलोसिटी, सिटी ऑफ मनी, e जो है ये प्राइस को इंडिकेट करता है, प्राइस, एंड t है ट्रांजैक्शन डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो फिशर ने क्या किया था कि v एंड t को, v एंड t को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया था, कांस्टेंट। तो उनके अनुसार ये था कि जैसे ही हमारे इकोनॉमी की मनी सप्लाई इंक्रीज होती है उसके सेम प्रोपोर्शन में जो है इकोनॉमी की प्राइस लेवल है किसी गुड्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि जो प्राइस और मनी सप्लाई और प्राइस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मनी एंड प्राइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, when a country devalues its currency it has the effect of। यदि कोई कंट्री जो है वो अपने करेंसी का डिवेल्युएशन कर लेती है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए कि जो इंडिया ही है, तो यदि उसका एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 50 रुपए चल रहा है, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 50 रुपए चल रहा है, तो यदि डिवेल्युएशन करती है गवर्नमेंट तो $1 इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो अब क्या होगा 60 रुपए हो जाएगा। पहले वो 50 रुपए था $1 इज इक्वल टू, लेकिन डिवेल्युएशन की वजह से
$1 इज इक्वल टू 60 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एक चीज देखें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वन इंडिविजुअल है, वन इंडिविजुअल, वो पहले क्या कर रहा था कि कोई 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ को परचेज कर रहा था किसी दूसरी जगह से, तो उसे $1 पे करना रह रहा था। तो $1 के लिए वो फॉरेन में 50 रुपए पे कर दे रहा था, $1 इज इक्वल टू, लेकिन डिवैल्यूएशन की वजह से उसी क्लॉथ को, वन क्लॉथ के यूनिट ऑफ क्लॉथ को परचेज करने के लिए उसे $1 के बदले क्या है, उसे 60 रुपए देना हो पड़ रहा है अभी डिवैल्यूएशन की वजह से। तो यदि वो बाहर से, फॉरेन से यदि किसी चीज को परचेज कर रहा है, इट मीन्स कि वो इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, तो क्या इम्पोर्ट अब उसे महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 10 रुपए उसे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यहाँ पे जो 10 रुपए का जो यहाँ पे बच रहा है शेष, तो उसे ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जो हमारा इम्पोर्ट है वो क्या हो जा रहा है, इम्पोर्ट जो है हमारा कॉस्टलियर हो जा रहा है, कॉस्टलियर। यहीं पे यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जो है हमारा चीपर पड़ रहा है, चीपर। जो हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर हैं, तो यदि वो पहले क्या कर रहे थे, यदि कोई गुड्स बाहर में बेच रहे थे किसी दूसरे कंट्री में, तो उसे $1 इज इक्वल टू 50 रुपए पहले मिल रहा था, लेकिन डिवैल्यूएशन की वजह से उसे $1 इज इक्वल टू अब 60 रुपए मिलेगा पेमेंट के रूप में। तो उसके लिए जो एक्सपोर्ट होगा वो चीपर होगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा एक्सपोर्ट, किसी गुड्स का एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट, इम्पोर्ट बिकम चीपर एंड एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, ये नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड है, इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट बिकम चीपर, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट बिकम चीपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 41, हु इज द ऑथर ऑफ गेम्स, थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक, आपको पता है कि जो गेम थियरी जो जिसने दिया था वो है न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन, जो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा, इन ईयर 1975। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, द एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग वाज, जो जीरो बेस बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो जो जीरो बेस बजटिंग का कॉन्सेप्ट था वो 1970s में पीए पियर ने दिया था, और सबसे पहले 1973 में अमेरिका ने जीरो बेस बजटिंग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इंडिया ने जो फाइनेंशियल ईयर 1983 टू 83 टू 84 जो था फाइनेंशियल ईयर, इसमें इंडिया ने अडॉप्ट किया था जीरो बेस बजटिंग का कॉन्सेप्ट को। तो इंडिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो जीरो बेस बजटिंग है क्या। जब भी हम फाइनेंशियल ईयर काउंट कर, मतलब 1 ईयर की जब बजटिंग करते हैं हम, तो जो भी इनपुट हम लेते हैं उसे हम एक जीरो लेवल से काउंट करते हैं। क्या पिछले साल हमारा मतलब जो बजट है वो सरप्लस है, डेफिसिट है या फिर बैलेंस बजट है, इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर हम एस्टिमेट करते हैं, तो वहां पे जब हम इनपुट्स को लेते हैं तो उसे हम बेस ईयर जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जीरो बेस बजटिंग का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट है, पीए फेरे, पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया, जो FRBM एक्ट जो था वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो FRBM एक्ट जो था वो पार्लियामेंट में 2002 में इंट्रोड्यूस किया था, फिर 2003 में वो पारित हुआ, लेकिन बाद में फाइनेंशियल मतलब फाइनल जो अप्रूवल था उसे 2004 में मिला। तो जो FRBM का जो फाइनली इंट्रोड्यूस हो गया था सबके लिए, मतलब लागू हो गया था, तो ये 2004 में लागू हो गया था। और जो FRBM एक्ट जो था वो इसलिए बना था कि ताकि जो बजट है उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके, और जो फिजिकल जो डेफिसिट है उसको, वहां पे जो टारगेट लिया गया था
कि 2008 तक उसे 3% के अंदर लाया जाए और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको भी कम कर दिया जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें लिए गए थे। तो जो 2008 तक कम करना था फिजिकल डेफिसिट को, तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की वजह से इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 2009-10 तक। लेकिन बाद में फिर इसे थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है। जो कोरोना का जो क्राइसिस हुआ था 2019-2020 में, तो उसको आगे बढ़ा के 6% तक कर दिया गया है फिजिकल डेफिसिट को 2020-21 में, 2021-22 तक इसे 6% तक लाने के लिए बस 1 ईयर के लिए किया गया था। बाद में फिर 2025 तक ये 3% तक फिजिकल डेफिसिट को स्टेबल करने के लिए कर दिया गया इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा इन 2004। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, मेकिंग द माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड। जो माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड होता है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नाबार्ड, एंड सेकेंड है आईडीबीआई, एंड थर्ड जो है ए एडीबी, एंड फोर्थ है आईडीए। तो यदि आपको यहाँ पे सबका फुल फॉर्म पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। एंड तो यदि हम यहाँ पे फोर्थ की बात करें आईडीए, तो ये हमारा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट लोन। ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसका ये मतलब एक हिस्सा है आईडीए। ठीक है, अब यदि हम एडीबी की बात करें तो ये है एक तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन कंट्रीज हैं उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला है, और जो आईडीए है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड है आईडीबी, तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आईडीबीआई क्या करता है? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए लोन्स को प्रोवाइड करता है। और यदि हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, नाबार्ड के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। और जो कमिटी थी इसके फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी वो भी पूछता है एग्जाम में, तो आप ये भी याद रखिएगा, शिवरमन कमिटी। ठीक है, जो 1981 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था पार्लियामेंट में जब वो पारित हुआ था नाबार्ड का एक्ट। और जो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फाइनली 1982 में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, नाबार्ड से इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका फुल फॉर्म, कौन सी कमिटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, अब कब ये नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे यदि हम माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड की बात करें तो नाबार्ड उसको पब्लिश करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। तो 47 है यहाँ पे, इफ द कंजप्शन फंक्शन इज सी is equal to 100 plus 0.8y and investment is I is equal to 15 rupees, then the equilibrium income level will be। जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं C is equal to 100 plus 0.8y जो हमें गिवन है, एंड I is equal to 50। ठीक है, तो आपको पता है कि Y इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? C ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, प्लस सी वाई जो इंड्यूस कंजप्शन है इनकम की वजह से, प्लस आई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये है हमारा इंड्यूस कंजप्शन। तो इन दोनों को हम यहाँ पे यदि ला के पुट कर दें 100 प्लस 0.8y
एंड प्लस आई की जगह पे हम यहाँ पे 50 कर दें, तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं माइनस हो जाएगा 0.8y इज इक्वल टू वहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम y यहाँ से कॉमन लगते हैं तो 1.0.8 इज इक्वल टू 150। यहाँ से y यदि हम ले लें तो 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 0.2। ठीक है, अब इसे और हम यदि सिंप्लीफाई कर दें, यदि पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यदि हम इसे कट करें, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0 750 होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा 7। तो यहाँ पे इनकम क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड है वो करेक्ट होगा 750। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, which policy is specifically suggested by the Keynesian theory to deal with the business recession। जो इकोनॉमिक रिसेशन था उसको डील करने के लिए, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन को डील करने के लिए जो किन्स थे वो किस पॉलिसी को सजेस्ट किए थे। तो आपको पता है कि जो किन्स का इंट्रोड्यूस हुए थे 1970s की क्राइसिस के बाद से। तो जो 19 इनका ये मानना था कि जो 1930 की जो क्राइसिस हुई थे वो क्राइसिस सप्लाई साइड से न हो गए, डिमांड साइड से हुई हैं, डिमांड साइड से। ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का आया हुआ है। तो उनका ये था कि गवर्नमेंट, वो स्पेशली गवर्नमेंट इंटरवेंशन की हमेशा बात करते थे केन्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात। तो ठीक है, जो गवर्नमेंट यदि इंटरवेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाती है, वो फिस्कल पॉलिसी को बनाती है। और केन्स के अकॉर्डिंग ये था जो मनी सप्लाई होती है हमेशा ही वो फिक्स होती है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। हमें जो चेंज करना होगा, हमें आगे जो आना होगा, वो गवर्नमेंट ही एक ऐसा टूल है जो इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है। ठीक है, ये किन्स का व्यू था। तो यहाँ पे जो यदि हम ऑप्शन सेकंड की बात करें वो करेक्ट होगा, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, द शॉर्ट रन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट वाज फॉर्मलाइज्ड बाय। तो जो शॉर्ट रन रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है जेम्स टॉबिन, एंड सेकंड है A.W. फिलिप्स, एंड थर्ड है P.A. सैमुअल्सन, एंड फोर्थ है J.M. किन्स। तो यदि आपने फिलिप्स का पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगा। यहाँ पे हम लेते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को ये फिलिप्स कर्व के द्वारा हम देखते हैं। तो ये बताता ये है कि जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज करने लगेगी। इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, और इन्फ्लेशन यदि बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती जाएगी। इट मीन्स कि जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। इसके बाद से जो फिलिप्स का जो थे, इसको क्रिटिसाइज किया था मोनेटरिस्ट ने, जिसमें फर्स्ट आते हैं फ्राइडमैन, फ्राइडमैन एंड फेल्प्स। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिलिप्स हैं और जो इन्हें क्रिटिसाइज किए थे लॉन्ग रन, जिन्होंने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात की थी, वो फ्रैडमैन एंड फेल्प्स थे। इन दोनों ने ही मिलके फिलिप्स कर्व को क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट वो हमेशा इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते रहते हैं, उनके साथ इन्फ्लेशन से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसे ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछता है ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व। तो वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 49 है उसका जो आंसर सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द प्रोडक्ट एग्जॉशन थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोडक्ट एग्जॉशन थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से क्या करेक्ट है। तो
इससे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट एग्जॉशन थियरी जो है वो किसने दिया था। तो आपको पता है कि जो यूलर है, यूलर यूलर थ्योरम जो है उसे हम प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम कहते हैं, और इनके अनुसार ये था कि जो टोटल आउटपुट है क्यू जो है वो फ्रैक्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम या फिर यूलर का थ्योरम हम इसे बात कहते हैं। यहीं पे उन्होंने ये चीज बताया था, यदि हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की बात करें तो उसे हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइस से। इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट होता है, लेबर का जो पेमेंट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना है। उस हिसाब से लेबर एंड कैपिटल का पेमेंट दिया जाता है जब भी वो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये निकाला जाता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से। ठीक है, तो यदि हम उसे निकालें तो यहाँ पे प्राइस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू होगा यहाँ पे, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइस into labor plus marginal product of capital into price into capital। ठीक है, यहाँ से हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो लेबर का पेमेंट है वो डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू ऑफ जैसे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो डिपेंड करेगा तो उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा वो इस तरह से निकाला जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें, पेमेंट ऑफ ईच फैक्टर अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स जो पेमेंट है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा कि वो कितना इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहा है। एंड सेकेंड यहाँ पे ईच फैक्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू इस मार्केट पे, नहीं मार्केट प्राइस पे नहीं, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एनी नंबर। ठीक है, क्योंकि नहीं इसमें कैन भी एनी नंबर नहीं, यहाँ पे यदि एजम्पशन की बात करें तो जो प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरी में यूलर थ्योरम थे उन्होंने दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया था, लेबर एंड कैपिटल को। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट है एक तरह से देखा जाए यदि कोई भी यदि नंबर ऑफ प्रोडक्शन यदि हम लेते हैं लेकिन उसका जो पेमेंट है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, पेमेंट ऑफ ईच फैक्टर अकॉर्डिंग टू इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ना कि मार्केट प्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द इसेंशियल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म्स इज। किसी भी फर्म्स की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो वो उसकी मार्जिनल जो कॉस्ट है उसकी मार्जिनल रेवेन्यूज के बराबर हो। दूसरा ये चीज है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसके मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करें। ठीक है, यदि हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के कर्व को ड्रॉ करें, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ से हमारा मे बी कि एवरेज कॉस्ट कर्व जाए, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ऐसे रफ मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हम एवरेज कॉस्ट से यहाँ पे प्राइस को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कोई पी डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये बता रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है इस पॉइंट पे, और जो यहाँ पे है मार्जिनल कर्व कट्स एमआर कर्व एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम द बिलो। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पे वो नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू को वो मार्जिनल कॉस्ट का नीचे से कट करती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो दोनों करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, जो इसेंशियल कंडीशन होती है फॉर्म्स के इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 है, द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन quantity demanded of a commodity and its price is explained by। जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है ऑन अ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की वजह से है, या फिर ऑन अ बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एंड थर्ड है कंबाइन यूज ऑफ बोथ एंड नन ऑफ एबव।
तो क्वांटिटेटिव यदि रिलेशनशिप की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड of good x divided by percentage change in price of good x। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बीच, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करती है क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस पे हम मेजर करते हैं कि चेंज मतलब उसमें परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, उसके क्वांटिटी मतलब प्राइस में कितना परसेंट का चेंज हुआ है गुड्स एक्स की, तो ये मेजर करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, जो कंज्यूमर है वो कब अपने इक्विलिब्रियम में होगा, तो कोई भी कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, वो जितना उसके पास मनी है यदि वो ये दोनों गुड्स पे इक्वल अमाउंट पे खर्च कर देता है उसके सेम प्राइस पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की जो प्राइस मतलब गुड एक्स की जो प्राइस है उस पे वो जितना परचेज कर पा रहा है, गुड एक्स को कंज्यूम कर पा रहा है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, वाई गुड्स की जो जितनी यूटिलिटी है और उसकी जो प्राइस है उस प्राइस पे वो खर्च करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर ले रहा है सेम यूनिट मतलब गिवन यूनिट ऑफ इनकम पे, तो जो कंज्यूमर होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करेगा या फिर वो जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा। इट मीन्स कि जो उसके जितने पैसे मतलब जितना इनकम है उस इनकम को वो दोनों गुड्स को परचेज करने में सक्षम है, और उससे जो वो यूटिलिटी ले रहा है वो दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो कोई भी कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो ये करेक्ट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी वाई। यहाँ पे तो करेक्ट फर्स्ट ही होगा, यहाँ पे ये पी एक्स पी वाई नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं है, सेकेंड भी एंड थर्ड भी एंड फोर्थ भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कर्व इज, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप है वो कौन से कर्व का है, तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो शेप होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का होता है। ठीक है, और इसके हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में। ठीक है, और आपको टोटल कॉस्ट का कर्व का पता ही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक है, तो यदि यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये होगा हमारा एवरेज कॉस्ट और ये हमारा होगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये है, और ओवरऑल यदि हम मिला के इन दोनों को मिला के यदि हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट कह लें, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट होगा, ये यहाँ से जाएगा क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट रहेगा देन वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। यूज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इन्फ्लेशनरी अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट जो फंक्शंस जो होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, और वो डिफरेंट टूल्स का जो यूज करते हैं, तो उसमें से यहाँ पे ऑप्शन है बैंक रेट भी वो यूज करते हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व जिसमें CLR SLR जो आते हैं, रेशियो SLR एंड CRR एंड मैक्सिमम कैश रेशियो भी आता है। तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो ऑल ऑफ दीज, सॉरी ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाई टू कंट्रीज ट्रेड? बिकॉज जो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें दो कंट्री क्यों ट्रेड करती हैं, क्या कारण है उनके ट्रेड करने का? तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंड है सोसाइटी गेट द बेस्ट थिंग्स फॉर द कंजप्शन, एंड थर्ड है कंट्रीज इम्पोज टैरिफ, एंड फोर्थ है द कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। तो आपको पता है यदि क्लासिकल थियरी का अपने इंटरनेशनल थियरी का जो एजम्पशन पढ़ा होगा तो पहले ही पता है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे फ्री ट्रेड होता है। और वहां पे बस ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट कंट्रीज के पास, यदि वन कंट्रीज की बात करें, उनका जो प्रोडक्शन होता है, किसी गुड्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है। जो गुड्स हैं, गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। इसकी वजह से जो क्लासिकल थियरी है वो प्रोडक्शन मतलब ट्रेड करते हैं किसी दूसरे कंट्री के पास, क्योंकि वो जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिफरेंट है किसी दूसरे कंट्री की जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी वजह से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो करेक्ट, द कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ 56 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था उसे कब एस्टैब्लिश किया था, किसके रिकमेंडेशन से? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोरवाला कमेटी, एंड सेकंड है एल के झा रिकमेंडेशन, एंड थर्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रेड्डी कमेटी, एंड फोर्थ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसका रिकमेंडेशन था वो फर्स्ट जो गोरवाला कमेटी थी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो इनके रिकमेंडेशन के बाद से इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 58। टैक्सेस आर एडेड टू द प्राइस व्हेन, जो टैक्सेस हैं वो प्राइस से कब जुड़ जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है सप्लाई इज मोर इलास्टिक, एंड सेकंड है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड थर्ड जो है डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड फोर्थ है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो आपको पता है कि जो टैक्सेस हैं, जो टैक्स है वो प्राइस से तब वो जुड़ा पाएगा, मतलब तब वो ऐड होगा व्हेन, जब प्राइस जो डिमांड है उस कमोडिटी की डिमांड इज परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक इन द सेंस की जो बर्डन होगा, बर्डन ऑफ टैक्स जो होगा वो पे ऑन बायर, तभी तो हम टैक्स को प्राइस के साथ इंक्लूडेड पाएंगे। यदि वो इन परफेक्टली इलास्टिक होगा बर्डन डिमांड के, यदि कोई कमोडिटी पे लगाते हैं तो जो बर्डन होगा वो सेलर पे करेगा, सेलर। ठीक है, यदि वो परफेक्टली इलास्टिक है सप्लाई तो भी जो बर्डन होगा वो सेलर पे करेगा। एंड जब सप्लाई की सेंस में यदि हम टैक्स की बात करें तो जो दोनों का जो बर्डन होगा और ये परफेक्टली इलास्टिक का, ये जो सेलर होगा वो पे करेगा। और जब यदि हम टैक्स का फॉर्म यदि प्राइस के साथ देखते हैं तो जो बर्डन होगा ये बायर पे करेगा, बायर। ठीक है, जब बायर पे करेगा तो इस फॉर्म में हम जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो यहाँ पे जो 58 का जो ऑप्शन है थर्ड करेक्ट होगा, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज द सेम फॉर ऑल द इनकम ग्रुप्स देन द टैक्स विल हैपन। जब रेट ऑफ टैक्स जो है सभी इनकम ग्रुप के लिए एक समान लगा दिया जाए, जब जो टैक्स रेट सेम है सबके लिए, तो वो जो टैक्स मतलब जो फॉर्मेशन होता है टैक्स का उसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। यदि हम प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें, प्रोग्रेसिव
तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम के लेवल के हिसाब से लगता है कि जो जिस इनकम ग्रुप का है वो कितना पे कर सकता है। इट मीन्स कि ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कोई कितना पे कर सकता है, उस अकॉर्डिंग टैक्स का जो रेट होता है वो तय किया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स में। जो रिग्रेसिव टैक्स होता है, तो रिग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जितना इनकम जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है, जो टैक्स रेट है उस पे कम हो जाता है, कम होता जाता है, तो इसे रिग्रेसिव रेट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये पूछा है यहाँ पे ऑप्शन में, क्वेश्चन में कि ऑल इनकम ग्रुप पे जब सेम टैक्सेस लगती हैं तो वो हमारी प्रोपोर्शनल टैक्सेस होती है, ना कि प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16। प्राइस कंजप्शन कर्व इन रिस्पेक्ट टू गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में जो प्राइस कंजप्शन कर्व है वो कैसा रहेगा, उसका शेप क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कर्व के थ्रू। यहाँ पे ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। यहाँ पे हम लेते हैं गुड एक्स को, यहाँ पे हम लेंगे गुड वाई को। ठीक है, जो गुड एक्स है हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये गिवन गुड है, गिवन गुड। और गुड एक्स जो है हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड्स। एक केस में हम ये मानते हैं। ठीक है, तो हम प्राइस कंजप्शन कर्व को यदि हम ड्रॉ करेंगे, तो जो प्राइस कंजप्शन कर्व है ये गिवन गुड्स की तरफ से ये मूव कर जाएगी नॉर्मल गुड्स की तरफ, प्राइस कंजप्शन कर्व। बिकॉज कि कोई भी यदि कंज्यूमर है, यदि गिवन गुड्स के यदि उसका इनकम बढ़ रहा है तो भी, या फिर गिवन गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ रही है उस केस में, तो क्या करेगा ये, गिवन गुड्स को छोड़ के वो नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव कर जाएगा। उसका जो कर्व होगा वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि हम ये मान लेते हैं कि गुड वाई जो है वो गिवन गुड है, एक केस में हम ये मान लेते हैं कि गुड वाई जो है ये गिवन गुड है और गुड एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, तो इस केस में क्या होगा, जो कर्व होगा प्राइस कंजप्शन कर्व का वो इस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होगी और ये प्राइस कंजप्शन। इट मीन्स कि जो प्राइस कंजप्शन कर्व है वो गिवन गुड्स के सेंस में होता है कि ये जो गुड गिवन गुड है उसके तरफ से वो मुंह मोड़ लेगा। इसे ऐसे याद रख लो, पूछता है अक्सर ये पीजीटी के या फिर नेट के भी एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, गिवन गुड्स होते हैं एक तरह की घटिया गुड्स होती हैं। जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होती है या फिर किसी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, उस घटिया गुड को छोड़ देता है इन द सेंस कि वो वहां से मुंह ही मोड़ लेता है, अब वो उसे कंज्यूम ही नहीं करेगा, वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी गुड्स गिवन है एंड कौन सी नॉर्मल गुड्स है। तो हमेशा जो प्राइस कंजप्शन कर्व होगा गिवन गुड्स के केस में, वो गिवन गुड्स से मूव करके नॉर्मल गुड्स की तरफ उसका जो कर्व होगा वो मूव रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 4 जो है बैंड टुवर्ड वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस की तरफ वो मतलब बैंड रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गुड्स गिवन गुड्स है। तो यहाँ पे 60 का जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, अभी तक हमने इस पार्ट में क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक को एक्सप्लेन किया है। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।